सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डीजी क्लासेस। तो आज है हम लोग का ट्रिपल सी का लेक्चर नंबर 1, जहाँ पे हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। मतलब ये कह सकते हैं सिलेबस के हिसाब से अभी हम लोग चैप्टर नंबर 1 देख रहे हैं, पढ़ने वाले हैं। तो इसमें टॉपिक क्या क्या होगा आज के लिए? इंट्रोडक्शन होगा, डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा कंप्यूटर का, कंप्यूटर की हिस्ट्री होगी, और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम लोग देखेंगे, और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, और लास्ट टॉपिक होगा हम लोगों का कंप्यूटर हार्डवेयर। और इसमें कुछ टॉपिक बच गए हैं जैसे सॉफ्टवेयर और मेमोरी, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, कंप्यूटर आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कंप्यूटर क्या है? हमारे लाइफ का बहुत एक या फिर कहते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट है। आज के मॉडर्न ज़माने में बिना कंप्यूटर के कोई भी काम होना बहुत मुश्किल है। जैसे कि अगर हमको कहीं जाना है, टिकट बुक करना है, उसके लिए भी हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं। या तो हम अपने फ़ोन से बुक करें, या फिर हम जाएँ रेलवे स्टेशन पे जहाँ टिकट काउंटर है वहाँ पे बुक कराएँ। तो वहाँ पर भी कंप्यूटर से ही काम होता है। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ भी कंप्यूटर से आपका बिलिंग वगैरह किया जाता है, आपका रजिस्ट्रेशन होता है, सारे काम कंप्यूटर से ही हो रहे हैं। स्कूल में जाते हैं, आजकल तो ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह भी आ गया, तो सारी चीज़ें कंप्यूटर से ही की जाती हैं। तो इसलिए एक कंप्यूटर हम लोग के डेली लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। कंप्यूटर का डेफिनेशन देख लेते हैं। द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट द डाटा फ्रॉम द यूजर, प्रोसेस द डाटा by performing calculation and operation on it and generates the desired output result। मतलब कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है कुछ कैलकुलेशन या फिर कोई ऑपरेशन करके, और उसके जो रिजल्ट होता है वो जनरेट करता है आउटपुट के रूप में। तो ये हो गया कंप्यूटर। अब जैसे जानते हैं कंप्यूटर जो वर्ड है ये आया कहाँ से? तो कंप्यूटर जो वर्ड है ये कंप्यूट शब्द से आया है, वर्ड से, जिसका मतलब क्या है? टू कैलकुलेट। मतलब कंप्यूट का मतलब क्या है? टू कैलकुलेट। तो इसी कैलकुलेट कंप्यूट से कंप्यूटर बना है कि जो भी हम लोग का कैलकुलेशन करे, ऑपरेशन करे, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। अब देख लेते हैं कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं। एक तो होता है एनालॉग कंप्यूटर, और दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर। ये दो टाइप के कंप्यूटर हम लोग बेसिकली होते हैं हम लोग के लाइफ में। जो एनालॉग कंप्यूटर है वो क्या करता है? जो डाटा जो भी है उसको एक वेरिएबल, जैसे हम लोग टेम्परेचर मेज़र करते हैं, या फिर कोई कंटिन्यूअस ग्राफ है, ऐसे ऐसे, ये क्या है? एक एनालॉग कंप्यूटर है। मतलब कहीं की ब्रेक नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो जो ये एक कंटिन्यूअस रेंज देता रहता है, लगातार हर एक पॉइंट पे वैल्यू चेंज होती रहती है, उसको एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। जो पुराने ज़माने में कंप्यूटर हुआ करते थे, वो सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर बने, फिर स्लोली स्लोली धीरे धीरे इवॉल्व होके वो डिजिटल में आ गए, जो मॉडर्न टाइम पे हम लोग आज के टाइम पे यूज़ करते हैं। इसका यूज़ क्या होता है? यूज़ टू मेजर टेम्परेचर, प्रेशर, वोल्टेज, और भी जो कंटिन्यूअस रेंज ऑफ डाटा हम लोग को वैल्यू मिलते रहता है, अगर उसको मेज़र करना है, हर टाइम पे हमको अलग अलग डाटा मिल रहा है हर सेकंड पे, तो हम लोग एनालॉग कंप्यूटर यूज़ करेंगे। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। स्लाइड रूल।
इस टाइप का एक एनालॉग टाइप का कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर है ये स्लाइड रूल। अब डिजिटल कंप्यूटर पे आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? एक डिस्टिंक्ट वैल्यू यूज़ करता है अपने अंदर कैलकुलेशन करने के लिए। जो हम लोग डाटा देते हैं वो यूज़ नहीं करता है, वो खुद की एक डिस्टिंक्ट वैल्यू है वो यूज़ करता है, उसके हिसाब से वो डाटा कैलकुलेट करता है। जैसे हम लोग डिजिटल कंप्यूटर में आप लोग जानते ही होंगे थोड़ा बहुत कि जो आज का मॉडर्न ज़माने का कंप्यूटर है वो बाइनरी डिजिट यूज़ करता है कैलकुलेशन के लिए। जैसे कि ज़ीरो और वंस, ये ज़ीरो और वन मिल के ही एक नंबर या फिर कह लें एक वर्ड बनाते हैं। जैसे हमको ज़ीरो लिखना है तो अगर 4 डिजिट का बाइनरी है तो ये ज़ीरो का हो जाएगा। 1 लिखना है तो ये इसका हो जाएगा 0001। अगर 2 लिखना है तो 0010, ऐसे करके हम लोग सारा लिखते रहेंगे। तो वो क्या होगा? ये बाइनरी एक डिस्टिंक्ट वैल्यू यूज़ कर रहा है। अगर इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे किसी चीज़ का, किसी नंबर का, जैसे ये है, हम इसको मान लेते हैं ये 0 है और ये 1 है। अगर हमको 2 लिखना है तो ये हर एक टाइम रेंज पे ऐसे टाइम रेंज ले लेते हैं ये। तो ऐसे ग्राफ जाएगा 0, फिर 0, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 1 पे, ये 1 होगा सॉरी, 1 पे आ जाएगा, फिर कुछ टाइम के लिए 1 रहेगा, फिर 0, फिर 0। तो ये क्या बनेगा 0 0 1 0। ये क्या कहलाएगा? 2। मतलब कंप्यूटर इस अपने भाषा में बाइनरी डिजिट में 2 लिख रहा है वो। तो ये एक डिस्टिंक्ट वैल्यू यूज़ करता है। यहाँ पे एक कंटिन्यूअस रेंज हो रहा है 0 1 2 3 ऐसे चेंज होते रह रहा है, लेकिन यहाँ डिजिटल में 0 और 1 केवल हो रहा है, केवल अप डाउन अप डाउन। उससे ही हम लोग सारा चीज़ें जैसे 2 3 4 5 एप्पल लिखना है या फिर जैसे सब्सक्राइब लिखना है या फिर डीजी क्लासेस लिखना है तो सारा सारा का सारा चीज़ें इसमें लिखेगा वो 0 और 1 के फॉर्म में। इसका एग्जाम्पल हो सकता है आप अपना स्मार्टफ़ोन, आपका पीसी हो सकता है, और कोई भी डिजिटल वॉच भी हो सकता है इसका एग्जाम्पल। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? डिजिटल कंप्यूटर के। तो एक बात याद रखेंगे, इसमें एनालॉग में कंटिन्यूअस वैल्यू और डिजिटल में डिस्टिंक्ट वैल्यू। अब देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। जैसे कंप्यूटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, स्टोरेज कैपेसिटी और वर्सैटिलिटी। अब एक-एक करके हम लोग जानते हैं ये सब होते क्या हैं। मतलब इसी बेसिस पे अगर कंप्यूटर का हमको जानना है कि कैसा कंप्यूटर है, कितना बढ़िया है, यही सब उसके क्या हैं, इम्पोर्टेंट कीज़ हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक कंप्यूटर को कैरेक्टराइज़ कर पाएँगे, ये किस टाइप का कंप्यूटर है, हाई परफॉर्मेंस है या फिर लो परफॉर्मेंस है, एक्यूरेसी बढ़िया दे रहा है या फिर एक्यूरेसी कम दे रहा है। जैसे अब देखते हैं वर्सैटिलिटी। वर्सैटिलिटी मतलब होता है कि अगर जैसे एक कंप्यूटर है, हम उसको कह रहे हैं तुम म्यूज़िक प्ले करो, तुम फिर हम बैठ के कंप्यूटर पे एडिटिंग कर रहे हैं कुछ, या फिर साइड में हम थोड़ा-सा वीडियो चला दे रहे हैं, तो उसमें कोई भी सारा काम क्या करेगा, वो उसी ईज़ से करेगा, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारा काम जितने भी हम टास्क देंगे उसको सेम ईज़ से करेगा, मतलब उसी मैनर में करता रहेगा वो। ये नहीं है कि वीडियो को ज़्यादा प्ले करेगा, फिर हम जो ग्राफिक एडिट कर रहे हैं उसको कम कर देगा, म्यूज़िक रुक-रुक के चलाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी काम करेगा वो सारा जी, अगर हम 4 टास्क कर रहे हैं तो चारों एक साथ लेके चलेगा उसी इम्पोर्टेंस के साथ। और दूसरा इसका है स्पीड की। जैसे अगर हम कंप्यूटर अगर कैरेक्टराइज़ करते हैं तो ये कहते हैं हाँ, ये वाला
पहले वाला जैसे i3 प्रोसेसर लेते हैं या फिर i5 लेते हैं तो ये थोड़ा स्लो प्रोसेसर है, ये उससे फास्ट है। तो स्पीड पे भी कंप्यूटर वेरी करता है। उसका कैरेक्टराइज़ कर दिया जा सकता है। मतलब i3 जो होगा हो सकता है उसमें जो प्रोसेस हो, जो इंस्ट्रक्शंस ले वो थोड़ा कम ले, i5 में ज़्यादा ले, इससे भी i7 आजकल आ गया है। तो उससे भी ये और भी फास्ट होगा। तो स्पीड के द्वारा भी हम लोग कंप्यूटर को कैरेक्टराइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है? एक मतलब अगर कोई हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कितना सही दे रहा है, कितने मतलब डेसिमल के बाद एक्यूरेट दे रहा है। वो जैसे कई लोग कैलकुलेशन करते हैं तो डेसिमल के बाद 10 डिजिट, 4 डिजिट, 1 डिजिट पे एक्यूरेसी ला के रोक देता है वो। तो जितना ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा उतना रिज़ल्ट हमको परफेक्ट मिलेगा। मतलब अगर हाई एक्यूरेसी वाला कंप्यूटर है तो बढ़िया रिज़ल्ट देगा। वहीं पर जो ऐसा कंप्यूटर है जो डेसिमल के बाद अगर हम कोई कुछ एडिशन या फिर डिवीज़न कर रहे हैं, तो केवल 2 डिजिट पे जैसे 23.07 यहाँ पे रोक दे रहा है लाके। तो हो सकता है इसके आगे भी कुछ डिजिट्स रहे हों, जैसे ये 23.071356 ऐसे करके कुछ रहा हो। तो ये इतना हम लोग को जो डिजिट है इतना हम एक्यूरेसी नहीं मिल पाएगा इसमें। लेकिन जो ये नीचे वाला कंप्यूटर है इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। और नेक्स्ट आता है हम लोगों का डिलीजेंस। डिलीजेंस का मीनिंग होता है अगर हम इंसान हैं, अगर हम लगातार 8 घंटा काम करते हैं, 12 घंटा फिर काम करते हैं तो हमको थकान महसूस होने लगेगा, हम टायर्ड हो जाएँगे, फिर काम करने का मन नहीं करेगा। हम काम भी करेंगे तो स्लो करेंगे या फिर गलत करेंगे। लेकिन जो कंप्यूटर है वो कभी मतलब थकता नहीं है, उसको 8 घंटा काम कराइए, 12 घंटा काम कराइए, 24-24 घंटा लगातार कंप्यूटर चलते रहता है, उसी एक्यूरेसी के साथ, उसी स्पीड के साथ। तो डिलीजेंस कंप्यूटर को एक इम्पॉर्टेंट कीज़ माना जाता है कैरेक्टराइज़ करने के लिए। जहाँ पे अगर मान लीजिए वैसे हम समझ लेते हैं कि कंप्यूटर हीट हो रहा है। जो पुराने ज़माने के कंप्यूटर होते थे, जो वैक्यूम ट्यूब वगैरह यूज़ करते थे, वो ज़्यादा हीट जनरेट करते थे। तो उसका डिलीजेंस हम लोग कह सकते हैं थोड़ा कम था। लेकिन जो आज के कंप्यूटर हैं, जो ये छोटे प्रोसेसर वाले हैं, इसमें हीट कम जनरेट होता है और परफॉर्मेंस पहले से ज़्यादा मिलता है। तो ये क्या कहेंगे, ये वाला कंप्यूटर का डिलीजेंस ज़्यादा है, ये बिना थके ज़्यादा देर तक काम कर दे रहा है, या कम एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कम हीट जनरेट कर रहा है। वो पहले वाला था तो वो ज़्यादा हीट जनरेट करता था, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता था। और लास्ट की है स्टोरेज कैपेसिटी। अगर मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें केवल 256 जीबी का स्टोरेज है, तो इसका कहेंगे ये हाँ थोड़ा कम साइज का स्टोरेज वाला वो कंप्यूटर है। अगर वहीं कोई ऐसा कंप्यूटर है जिसकी स्टोरेज 1 टीबी है, तो कह देंगे हाँ इसका स्टोरेज ज़्यादा है, इसलिए ये बढ़िया कंप्यूटर है हमको। हम लोग जाते हैं ना दुकान पे कंप्यूटर खरीदने तो हम लोग सारा चीज़ देखते हैं, स्टोरेज बढ़िया है, स्पीड बढ़िया है, परफॉर्मेंस कितना देगा, कौन-सा कोर है, कितने कोर का थ्रेड का सीपीयू है, ऐसे हम लोग सारा कुछ देखते हैं। तो तब एक कंप्यूटर को कैरेक्टराइज़ करते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। ये सारा चीज़ उसमें देखना पड़ता है। तो एक कंप्यूटर कैरेक्टराइज़ होता है कि हमको ये वाला कंप्यूटर लेना है। ये 5 पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे, एग्ज़ाम में आ भी सकता है ये। वर्सैटिलिटी, स्पीड, एक्यूरेसी, डिलिजेंस और स्टोरेज कैपेसिटी। अब अगली बात है, अगर कंप्यूटर इतना बढ़िया है तो उसमें हर एक चीज़ में कुछ अच्छाई होती है तो कुछ बुराई भी होती है। जैसे कंप्यूटर काम बहुत ज़्यादा करता है, कह लें कि बिना रुके काम करता है, बिना थके काम करता है, लेकिन उसमें कुछ तो लिमिटेशंस भी होंगे। हाँ, कंप्यूटर में ज़रूर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कि जैसे अगर कंप्यूटर है कोई, अगर जो उसमें प्रोग्राम है, कुछ ऐसे एक प्रोग्राम डाला गया है कि 2 नंबर को ऐड करो, केवल एक ऐसा हम कंप्यूटर बना रहे हैं जिसमें हम प्रोग्राम लिख रहे हैं कि टू ऐड 2 नंबर्स। तो हम जैसे 2 नंबर देंगे 2 + 3, ये ऐड करके 5 दे देगा, ठीक? अगर हम फिर दे रहे हैं 1 + 7 तो ये ऐड करके 8 दे देगा। अगर हम ऐसा कर ले रहे हैं 1 + 7 + 8 + 7 ऐसे दे दें तो ये फिर वो कंप्यूटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें ये प्रोग्रामिंग नहीं है।
तो कंप्यूटर का ये लिमिटेशन है। अगर हम इसको ऐसा कंप्यूटर बनाए हैं जिसमें केवल एडिशन का प्रोग्राम है, मल्टीप्लिकेशन का नहीं है, डिवीजन का नहीं है, सब्ट्रैक्शन का नहीं है, तो वो क्या करेगा, ये सब काम नहीं कर पाएगा। तो कंप्यूटर में यही लिमिटेशंस है कि जितना प्रोग्राम किया गया है, जितना उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जिसके जितना उसको मेमोरी में लोड है प्रोग्राम, उतना ही काम कर पाएगा, उससे आगे का वो सोच नहीं पाएगा। एआई भी अगर देख लें हम लोग, तो एआई मतलब उतना कैपेबल बनाने के लिए उसको पहले डाटा से ट्रेन किया जाता है एआई को, तब जाके वो उतना थिंक कर पाता है, वो अपना अलग से एक डाटा बनाता है कि अगर इस टाइप का आता है तो हमको ये करना है। अगर उसको डाटा से ट्रेन ना किया जाए तो वो फिर एक सिंपल कंप्यूटर ही रहेगा, उसकी भी लिमिटेशंस हैं। तो कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक हम लोग जान गए और लिमिटेशन जान गए। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर कहाँ से, इतिहास क्या है, कहाँ से इवॉल्व होके आज एक मॉडर्न ज़माने का कंप्यूटर बना है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो हमने अभी बताया है कि जब पहले कंप्यूटर बना था तो एक एनालॉग कंप्यूटर था, और धीरे धीरे वो क्या हुआ, एक डिजिटल कंप्यूटर में कन्वर्ट हो गया, मतलब इवॉल्व हो गया। ये ये कह लें हम लोग, ये मैकेनिकल टाइप का कंप्यूटर था। और जो आज के ज़माने का कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक टाइप का कंप्यूटर है। ये दो बातें आप लोग याद रखेंगे। अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप की कंप्यूटर कहाँ से कितने कब कब इवॉल्व हुआ है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो पहला कंप्यूटर 500 बीसी में अबैकस बना था, जो कि क्या था, एक आज से हम लोग कह लें 3000 साल, लगभग 3000 साल पहले एक ये अबैकस एक मैकेनिकल कंप्यूटर था। मैकेनिकल कंप्यूटर जो कि क्या करता था, केवल एक सिंपल अर्थमेटिक करता था, जैसे सिंपल अर्थमेटिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, केवल यही 4 ऑपरेशन ही परफॉर्म करता था अबैकस। फिर इसको धीरे धीरे इवॉल्व किया गया, तो फिर बना हम लोगों का पास्कलिन। 1642 ईस्वी में एक नया कंप्यूटर पास्कल के द्वारा बनाया गया, पास्कलाइन। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, ब्लेज पास्कल। ये भी क्या है, एक मैकेनिकल कंप्यूटर ही था, पिछले को इवॉल्व किया गया, मतलब पिछले से एडवांस बनाया गया है। ये भी एक किस टाइप का था, एक मैकेनिकल कंप्यूटर ही था, लेकिन इसमें कुछ अच्छी बातें थी कि एक बात यहाँ करेक्ट करेंगे, ये सिंपल अर्थमेटिक केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता था, इसको ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं कर रहेगा, ये सॉरी, जो ये पास्कलिन है इसको पिछले वाले से थोड़ा एडवांस बनाया गया, जो कि क्या करता था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो करता था, लेकिन साथ साथ में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी करता था। वो कैसे, आइए देखते हैं। एडिशन जैसे हम कर रहे हैं 2+3, तो ये हम 5 लिख दे रहे हैं। माइनस कर रहे हैं 5 माइनस, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं 5 - 1, ये 4। अगर हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसे 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करें, या तो 2 को 4 बार जोड़ें, या तो 2 को हम 4 बार जोड़ दें, या क्या करें, या 4 को हम 2 बार जोड़ दें। यही दो काम कर सकते हैं, तो दोनों में क्या आ जाएगा, रिजल्ट सेम आएगा, 8 यहाँ भी रिजल्ट सेम आएगा 8। यही काम ये पास्कलिन करता था। अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो रिपीटेटिव एडिशन करता था, कि जैसे 2 का मल्टीप्लाई 4 में करना है, तो हम 2 को क्या करें, 4 बार जोड़ दें। वैसे ही अगर डिवीजन करना है 8 से, 8 को हमको 3 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, 8 में से 3 को माइनस करते जाएंगे, 5 बचेगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे, 2 बचेगा,
तो ऐसे ही अगर हम आज के मॉडर्न के ज़माने में अगर तो 2 बार में जा रहा है, यहाँ फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। तो आज के अगर मॉडर्न ज़माने में देखा जाए तो सेम हो रहा है कि 3 डिवाइडेड 8, अगर 2 बार में हम लेंगे 6 और बचेगा 2, मतलब 2 बार में गया रिमाइंडर 2 आया। ऐसे ही रिपिटेटिव एडिशन और रिपिटेटिव सब्ट्रैक्शन करके जो पैस्कलिन था वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करता था। तो ये 2 कंप्यूटर 500 बीसी में अबेकस, 1642 में पास्कलिन। इसके पास्कलिन किसके द्वारा बनाया गया था? ब्लेज पास्कल के द्वारा, और दोनों के दोनों क्या थे? मैकेनिकल कंप्यूटर थे। अब नेक्स्ट आता है हम लोग का 1834 में एनालिटिक इंजन। इस कंप्यूटर का क्या नाम था? एनालिटिक इंजन। ये किसके द्वारा बनाया गया था? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। ये भी एक मैकेनिकल टाइप का ही एक कंप्यूटर था, जो कि क्या करता था, इसके इसमें थोड़ी एडवांस कैपेसिटी थी। जैसे इनपुट ले लेगा, उसको प्रोसेस भी करेगा, उसको स्टोर भी करेगा, और आउटपुट भी डिस्प्ले करेगा वो, और आउटपुट भी देगा। ये 4 उसमें थोड़ा-सा एडवांस कर दिया गया था पास्कलिन को, जो पिछला वाला कंप्यूटर था, और इसी को बेस माना जाता है मॉडर्न कंप्यूटर का। मतलब यहीं से अब कंप्यूटर, मॉडर्न जो कंप्यूटर है वहाँ से स्टार्ट होती है मॉडर्न कंप्यूटर की। इसको क्या माना जाता है? बेस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। फिर हम लोग का नेक्स्ट आता है 1890 में। 1890 में टेबुलेटिंग मशीन। ये टेबुलेटिंग मशीन किसके द्वारा बनाया गया था? हरमन हॉलरिथ। हरमन हॉलरिथ के द्वारा ये कंप्यूटर बनाया गया था, जिसमें क्या होता था, अगर हम कोई डाटा समराइज करने के लिए रख देते थे, एक पंच कार्ड हुआ करता, पंच्ड कार्ड हुआ करता था, उस पे हम लोग क्या करते थे, डाटा लिख के रख देते थे, वो कंप्यूटर में समराइज रहता था। इस टाइप का एक कंसेप्ट था। क्या होता था ये? डाटा ऑन पंच्ड कार्ड। मतलब ये पंच कार्ड पे डाटा एक्सेस करता था। अगर इनपुट देना है तो हम लोग पंच कार्ड पे लिखेंगे डाटा, फिर कंप्यूटर में इनपुट देंगे, और क्या होगा, वो डाटा फिर अगर आउटपुट भी आ रहा है तो वो डाटा समराइज होगा एक जगह, फिर वो पंच कार्ड कंप्यूटर में रहेगा, या फिर हम लोग निकाल भी सकते हैं, ऐसा था। इसको माना जाता है ये पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप वर्ड प्रोग्रामिंग। इस कंप्यूटर को पहला माना जाता है कि पहला स्टेप है ये प्रोग्रामिंग। जैसे जो पंच कार्ड है उस पर कुछ डाटा दे दिए, उसको समराइज कर लिया, फिर अगर हम अगला दे रहे हैं तो उस पिछले वाले से अगर उसमें कुछ हमको मॉडिफाई करना है, ऐसा कुछ करना है, तो वो समराइज करके देता था। ऐसे कह लीजिए थोड़ी सी इसमें प्रोग्रामिंग की एबिलिटी आ गई थी टेबुलेटिंग मशीन में। फिर नेक्स्ट हम लोग का आता है 1937 में ट्यूरिंग मशीन। ये ट्यूरिंग मशीन है, ये एलन ट्यूरिंग के द्वारा बनाया गया है। उन्हीं के नाम पे फिर क्या किया गया, इसको, इस मशीन को नाम दे दिया गया ट्यूरिंग मशीन। और ये इसको कहा जाता है, ये जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन थी। इसको जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन
इसको बोला जाता है कि अगर जैसे कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, जो भी जैसे हम पंच कार्ड जो लगाते हैं प्रोग्राम, जैसे ये पंच कार्ड है, इस पे हमने कुछ प्रोग्राम लिख दिया, इसको कंप्यूटर में डाल दिया। तो अगर उससे रिलेटेड अगर कोई भी अगर हम प्रॉब्लम देते हैं या फिर डाटा देते हैं जो कि पंच कार्ड पे स्टोर्ड है, तो वो क्या करेगा, ये ट्यूरिंग मशीन उसको परफॉर्म कर देगा, उसको सॉल्व कर देगा। इसे जो पंच कार्ड पे प्रोग्राम लिखा गया है उससे लेकर, ये क्या कहा जाता है, जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन है। इसको हम प्रोग्राम कर सकते थे अपने हिसाब से। अगर मान लीजिए ये हमने एडिशन का प्रोग्राम डाला है, फिर हमने डिवाइड का डाल दिया, तो वहाँ पे फिर पंच कार्ड पे डिवीजन का प्रोग्राम लिख के उसमें दे देंगे। तो फिर क्या करेगा, वो जो ट्यूरिंग मशीन है वो डिवीजन का कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। फिर नेक्स्ट आता है 1945 में EDVAC, या फिर कह लें ENIAC। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। थोड़ी राइटिंग हमारी खराब हो रही है, थोड़ा सिस्टम सही नहीं है, तो थोड़ा मैनेज कर लेंगे आज। ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये जॉन वॉन न्यूमन के द्वारा ये द्वारा बनाया गया था। और इसमें थोड़ा सा मेमोरी का कॉन्सेप्ट आ गया था, जो कि क्या करता था, प्रोग्राम को स्टोर करता था। स्टोर्ड प्रोग्राम और डाटा भी। ये इसमें मेमोरी का थोड़ा कॉन्सेप्ट आ गया था, जो डाटा और प्रोग्राम दोनों को दोनों क्या करता था, स्टोर करता था। इसमें इतना ही था, इसका याद रख लेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एडीबैक और एनियक जॉन वॉन न्यूमन द्वारा बनाया गया था, और इसका फुल फॉर्म याद रख लेंगे, बस ये दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट। फिर आता है हम लोग का 1947 में ट्रांजिस्टर वाला कंप्यूटर, जो कि एक कैलेट ट्रांजिस्टर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में मॉडर्न एकदम रिवॉल्यूशन ला दिया। जब से ट्रांजिस्टर आया तब से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हो गए वो कॉम्पैक्ट होने लगे, फास्ट होने लगे। एक कह लें ट्रांजिस्टर जो कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, उसके आने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड में बहुत ज़्यादा स्पीड आया है, इवोल्यूशन आया है। तो इससे पहले जो कंप्यूटर यूज़ हुआ करते थे वो वैक्यूम ट्यूब पे थे, जो ईडीवैक जो एनियक थे, ये सब दो कंप्यूटर ये वैक्यूम ट्यूब के जो टेक्नोलॉजी है उस पर काम करते थे। उसको ट्रांजिस्टर के आने के बाद क्या हुआ, इसको रिप्लेस कर दिया वैक्यूम को। इसको कहाँ बनाया गया था, बेल लेबोरेटरी में। और ये ट्रांजिस्टर किस मटेरियल का यूज़ करके बना गया है, ये बात याद रखेंगे आप लोग। ट्रांजिस्टर जो बना है वो सेमी कंडक्टर का बना हुआ, सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना हुआ है। अब सेमीकंडक्टर किससे बनता है, सिलिकॉन से बनता है ये सेमीकंडक्टर। और ये याद रखेंगे, बेल लैब कहाँ है, अमेरिका में बेल लेबोरेटरी है। फिर उसके बाद से 1970s के करीब फिर इसको थोड़ा सा एडवांस किया गया, जहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट बोले तो आईसी का कंसेप्ट आता है। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि स्मॉल छोटा सा
इतना बड़ा रहता है, उसमें दोनों साइड ऐसे पिन रहते हैं, उधर भी ऐसे नीचे पिन रहता है। तो वो क्या है, इसमें फिर ट्रांजिस्टर के सर्किट बने होते हैं खूब ढेर सारे ऐसे-ऐसे। ये क्या है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, मतलब जो ये ट्रांजिस्टर है उसको इस पे इंटीग्रेट कर दिया गया है, इंटीग्रेट करके एक सर्किट बना दिया गया है और फिर इसको ब्लैक कलर के केमिकल से या फिर कोटिंग से इसको बंद कर दिया जाता है। ये पूरा ब्लैक कलर का रहता है। उसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहा गया। और इसके आने की वजह से जो मान लीजिए पहले थोड़ा-सा एक मान लीजिए ये एक सर्किट है, ये 10 सेंटीमीटर के बोर्ड पे डिज़ाइन किया जा रहा है। इस पे ट्रांजिस्टर वगैरह लग रहा है, 10 बाई मान लीजिए 10 है, ये 5 है, 10 बाई 5 के बोर्ड पे ये डिज़ाइन हो रहा है। लेकिन जब ये इंटीग्रेटेड या फिर कह लें आईसी का कॉन्सेप्ट आया, तो ये 10 बाई 5 सेंटीमीटर वाला जो पीसीबी या फिर कह लें बोर्ड या फिर सर्किट है, उसको बहुत छोटे साइज़ में कर दिया गया। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर और ये आधा सेंटीमीटर, इतना छोटा हो गया वो, ये इतना बड़ा। तो इसकी वजह से क्या हो गया, साइज़ बहुत छोटा हो गया और जब साइज़ छोटा होगा तो कंप्यूटर की स्पीड ज़ाहिर-सी बात है क्या होगी, बढ़ जाएगी और जो एनर्जी कंज़प्शन है वो भी कम हो गया, हीट लॉस हो गया, वो भी कम हो गया। तो इन आईसी के आने की वजह से कंप्यूटर के फील्ड में बहुत ज़्यादा एक एडवांसमेंट आ गया। मतलब बहुत ज़्यादा कंप्यूटर हाईटेक हो गए हैं। आज भी प्रेज़ेंट टाइम में भी कंप्यूटर में या फिर कह लें जो नॉर्मल सी हर जगह आईसी यूज़ होता ही होता है। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक है तो उसपे देखेंगे ब्लैक ब्लैक कलर का रेक्टेंगल टाइप का कुछ लगा होता है। वही क्या है? आईसी है। तो ये हमारा यहाँ तक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर खत्म हो गया। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, सॉरी जनरेशन बोल दिया। पहला 500 बीसी में अबेकस, दूसरा 1642 एडी में पास्कलिन, 1834 में एनालिटिक इंजन इसके द्वारा बनाया गया था चार्ल्स बेबेज। और चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर। और इसको बेस माना जाता है मॉडर्न कंप्यूटर का। 1890 में टैबुलेटिंग मशीन हरमन हॉलित के द्वारा। 1937 में ट्यूरिंग मशीन एलन ट्यूरिंग के द्वारा। 1945 में एडीवैक और एनईएक ये किसके द्वारा बनाया गया? जॉन वॉन न्यूमन के द्वारा। 1947 में ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट आया। कहाँ पे ये डेवलप हुआ कॉन्सेप्ट? बेल लेबोरेटरी, जो कि कहाँ लोकेटेड है? अमेरिका। ये किससे बनता था? सेमीकंडक्टर मटेरियल से। और सेमीकंडक्टर किससे बना होता है? सिलिकॉन से। और फिर 1970 में इंटीग्रेटेड या फिर आईसी का कॉन्सेप्ट आया। ये भी किससे मिलके बना होता है? सिलिकॉन से। मतलब सेमीकंडक्टर मटेरियल से। ये हो गया हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अब हम लोग देखते हैं जनरेशन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो पहला फर्स्ट जनरेशन जो है इसको 1940 से 1956 तक माना जाता है, जो कि किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करता था? वैक्यूम ट्यूब्स के वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज़ करता था। जो भी सर्किट डिज़ाइन होते थे, एक वैक्यूम ट्यूब लगा के उसको सर्किट को डिज़ाइन किया जाता था। और ड्रम जो होते थे, एक कह लें कुछ सिलिकॉन या फिर इलेक्ट्रॉनिक ड्रम होते थे, उसको क्या एज अ मेमोरी यूज़ किया जाता था। जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे इसको वैक्यूम ट्यूब के जनरेशन वाले कंप्यूटर को, वो मशीन लैंग्वेज में दिए जाते थे, मतलब जीरो और वंस के फॉर्म में। अगर हमको कुछ जैसे टू लिखना है तो हम पहले ज़ीरो ज़ीरो फिर वन फिर ज़ीरो ऐसे करके हम लिखेंगे उस पे। और ये एक टाइम पे एक ही मतलब सिंगल टास्किंग थे। मतलब अगर हमको
कोई टास्क परफॉर्म करना है 2 या 3 टास्क, तो हम लोग क्या करेंगे, सीरियल वाइज करेंगे। पहले पहला नंबर वाला करेंगे, फिर दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर, ऐसे करके हमको टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। ये नहीं कि तीनों के तीनों पैरेलल हम लोग लेके चल पाएँ, वैसा नहीं कर पाते थे। ये कैसे थे, सिंगल टास्क एट अ टाइम, एट अ टाइम, एक समय पे केवल एक टास्क ही परफॉर्म करते थे। और इसका वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़े-बड़े साइज़ के होते थे, जिसकी वजह से जो कंप्यूटर का था साइज़ वो लार्ज था। कंप्यूटर का साइज़ लार्ज हो जाता था। और ये जो भी कंप्यूटर है वो साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज़ ही होता था। तो हर टाइम पे जो भी कंप्यूटर आया उसको, जहाँ भी रिसर्च है, जहाँ भी अगर कोई कैलकुलेशन ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे यूज़ किया जाता था। तो वैक्यूम ट्यूब वाला कंप्यूटर भी साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता था, एप्लीकेशन। इसका एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं एडीवैक, एनिएक और यूनी, इसका क्या है ये, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फुल फॉर्म, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक का फुल फॉर्म है। और जब ये ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, ज़्यादा बड़े-बड़े साइज़ के इसके कंपोनेंट होंगे, तो ये हीट भी क्या करेगा, हीट जनरेट करेगा। लार्ज, मोर अमाउंट ऑफ हीट, मोर अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करेगा ये। फिर फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर आया। सेकंड जनरेशन कब से, 1956 से 1963 तक, 1956 से 1963। ये क्या यूज़ करता था, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी यूज़ करता था ये। वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया। और इसमें जो मेमोरी यूज़ होती थी वो मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी की मेमोरी यूज़ होती थी, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। और मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क किसके लिए यूज़ होते थे, सेकेंडरी मेमोरी के लिए। मैग्नेटिक टेप या फिर क्या है, डिस्क, इसके लिए सेकेंडरी मेमोरी। और ये किसके लिए यूज़ होता था, प्राइमरी मेमोरी। और यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज जो दिया जाता था इंस्ट्रक्शन, उसमें भी इवोल्यूशन हुआ। जो मशीन लैंग्वेज में पहले कोड लिखी जाती थी वो अब असेंबली लैंग्वेज में लिखी जाने लगी। जो कोड या फिर कह ले प्रोग्राम, जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन वगैरह देते थे वो अब किस में देते थे, असेंबली, असेंबली लैंग्वेज में। और इसमें पहले से एज कंपेयर टू साइज, साइज रिड्यूस हो गया, रिड्यूस्ड एज कंपेयर्ड टू फर्स्ट जनरेशन। इसका एग्जांपल अगर हम लोग देख लें तो PDP-8 IBM का कंप्यूटर 1401 और CDC 1604, ये कुछ एग्जांपल हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के। और ये क्या करता था, अगर साइज रिड्यूस हुआ है तो हीट भी, हीट लेस एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, हीट भी कम जनरेट करता था पहले जनरेशन के मुकाबले। फिर थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर आया 1964 से
1971 यहाँ पे आईसी यूज़ हुआ करता था, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें क्या होता था, जो ट्रांजिस्टर मल्टीपल ट्रांजिस्टर है वो एक सिंगल चिप पे इंटीग्रेट किया जाता था। मल्टीपल मल्टीपल ट्रांजिस्टर आर प्लेस्ड इन सिंगल सिलिकॉन चिप, और साइज कम होने की वजह से इसका क्या हो गया, स्पीड बढ़ गया, हीट जनरेट कम हो गया, और एफिशिएंसी, दोनों को मिला के एफिशिएंसी कंप्यूटर की बढ़ गई। और ये जब से आईसी आया तब से जो पहले तो असेंबली लैंग्वेज में कोड दिए जाते थे, अब कीबोर्ड और मॉनिटर का यूज़ होना स्टार्ट हो गया था, कि बोर्ड और मॉनिटर का यूज़ स्टार्ट हो गया था। जैसे अगर कुछ डाटा पहले ये जो होते थे असेंबली लैंग्वेज, ये इस सबको पंच कार्ड पे दिया जाता था, लेकिन जो थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर आया, इस पे हम लोग अब कीबोर्ड का यूज़ करने लगे, और मॉनिटर का जो आउटपुट हम लोग देखने के लिए मॉनिटर का यूज़ करने लगे। और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया था, कि जैसे आजकल कोई विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है, कोई लाइनक्स यूज़ करता है, कोई मैग्नेटोस यूज़ करता है। ऐसे इस टाइम पे जब आईसी की जनरेशन कंप्यूटर आई, तब ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट हो गया था। इसका एग्जांपल देख लें तो आईबीएम 370 और पीडीपी 11, ये दो एग्जांपल हैं आईसी या फिर कह लें थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के। और इस टाइम पे जो चल रहा है, पहले फोर्थ जनरेशन अब स्लोली धीरे धीरे एंड हो रहा है, और फिफ्थ जनरेशन में हम लोग जा रहे हैं। तो फोर्थ जनरेशन जो है 1971 से लेके प्रेजेंट, जहाँ पे क्या हो रहा है, माइक्रो प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या है, कि जैसे जो ये आईसी है, कई सारे आईसी हैं, इसको एक सिंगल बोर्ड पे इंटीग्रेट कर देना, मतलब कई आईसी को एक साथ जोड़ देना ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, ये माइक्रो प्रोसेसर बन जाएगा। जो कंप्यूटर कह लें सीपीयू जो आता है, जो सिस्टम में लगता है, i5 या i3 जो भी है, एडीएम वगैरह का, फिर राइजन का जो भी आता है सीपीयू जो आता है प्रोसेसर, वो यही यहीं से स्टार्ट होता है, 1971 से उसका स्टार्टिंग है। ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करता था, एलएसआई और वीएलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये दो टेक्नोलॉजी ये यूज़ करता था। मतलब अगर मतलब कह लें एक बोर्ड पे अगर 1000 आई थिंक या 100 कह लें, 100 अगर आईसी एक बोर्ड पे इंटीग्रेट हैं, तो उसको हम लोग लार्ज स्केल में लाएंगे। अगर वहीं पे कह लें 1000 से ज़्यादा हैं, इंटीग्रेटेड हैं एक बोर्ड पे आईसी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में इसको इंटीग्रेट किया गया है। और ये जो जनरेशन है, ये एक नया कंप्यूटर, एक नए टाइप के कंप्यूटर को जनरेशन वो राइज करती है, जिसको हम लोग कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, जिसको पीसी, जो भी हमारा लैपटॉप है घर पे हम जो भी यूज़ करते हैं, वो यहीं से स्टार्टिंग होती है उसकी, यहीं से राइज होता है वो। तो ये बात याद रखेंगे, जो पर्सनल कंप्यूटर है, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, वो जनरेशन कंप्यूटर से होती है। और जो इसमें मेमोरी यूज़ हुआ करती थी, वो मेमोरी सेमीकंडक्टर की होती थी। मेमोरी किसकी होती थी, मेमोरी सेमी कंडक्टर। इसके पहले वाले जो होते थे वो किसके होते थे, मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक टेप के होते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो उससे एडवांसमेंट आया, उसके बाद से सेमी कंडक्टर का मेमोरी यूज़ होना स्टार्ट हो गया।
अब धीरे-धीरे यहाँ पे एक एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम भी आने लगे, जैसे कि एमएस डॉस आ गया इस टाइम पे, फिर एमएस वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो आ गया, एमएस डॉस, विंडो और मैग्नेटोस वगैरह भी आने लगे। और इसका पहले से जो, अगर मान लें पहले थोड़ा बड़े साइज़ का जो प्रीवियस था आईसी वाले कंप्यूटर, वो थोड़े बड़े साइज़ के हुआ करते थे। लेकिन ये जो 4th जनरेशन का कंप्यूटर है, ये बहुत छोटा साइज़ हो गया। इसको हम लोग घर में टेबल पे कहीं लगा सकते थे। हाँ, इधर-उधर कर सकते थे, उस टाइप का ये कंप्यूटर बन गया। और ये धीरे-धीरे साइज़ छोटा होने की वजह से प्राइस भी कम होने लगा। इसकी वजह से क्या हुआ, ये एक कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाने लगा। मतलब इंडस्ट्रियलाइज़ेशन में भी इसका यूज़ होने लगा, कॉमर्स में भी इसका यूज़ होने लगा। हम घर पे भी यूज़ कर रहे हैं, कॉमर्स में फिर यहीं से स्टार्ट हो डिमांडेड होने लगा कंप्यूटर। और ये पोर्टेबल, जैसे हमने बताया पोर्टेबल था, हम यहाँ टेबल पे रखे हैं, फिर हमको शिफ्ट करना है दूसरे वाले रूम में तो वहाँ शिफ्ट किया जा सकता था। यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ होने लगा, जो जैसे मॉनिटर वगैरह अब हम लगा दे रहे हैं तो यहाँ पे जीयूआई का कॉन्सेप्ट यूज़ होने लगा। पहले तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो जीयूआई नहीं था। उसमें हमको अगर कुछ लिखना है, आउटपुट भी आएगा तो केवल टेक्स्ट बेसिस में आएगा, हम टेक्स्ट से ही लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई आइकन, कोई ग्राफिक्स वगैरह देखना है तो इमेज वगैरह, वो फिर जीयूआई, तो उसका 4th जनरेशन से स्टार्ट हुआ। तो वो 4th जनरेशन से कंप्यूटर स्टार्ट हुआ। इसके बाद से आता है हम लोगों का प्रेजेंट टाइम से फ्यूचर, हम लोग कह लें 5th जनरेशन कंप्यूटर। 5th जनरेशन का कंप्यूटर जो कि क्या है, प्रेजेंट प्रेजेंट टू फ्यूचर। यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, एआई यूज़ हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसकी जो कैपेबिलिटी है वो सेल्फ लर्निंग, हम कह लें सेल्फ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी है। मतलब ये क्या करेगा, पिछला कोई कैलकुलेशन किया है, पिछला कोई ऑपरेशन किया है, उससे ये क्या करेगा, लर्न करेगा। धीरे धीरे हमको इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़ेगा। वो अगर कुछ गलतियां कर रहा है तो वो खुद ही धीरे धीरे सुधारेगा। यहाँ पे एआई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। और ये एसएलएसआई टेक्नोलॉजी या फिर कह लें यूएलएसआई टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। इसमें क्या होता है, मिलियंस ऑफ कंपोनेंट या फिर कह लें आईसी कंपोनेंट या फिर ट्रांजिस्टर कह लें, ट्रांजिस्टर इंटीग्रेट कर जाते हैं किस पे, सिंगल चिप पे। जो एआई बेस्ड जो माइक्रो प्रोसेसर वगैरह जो आते हैं, या फिर कह रहे हैं ये जो एलेक्सा वगैरह हैं, ये सब सारे के सारे किस में इंटीग्रेट रहते हैं, जो प्रोसेसर है या फिर माइक्रो प्रोसेसर है उसी पे। और इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट भी आ गया। मतलब एक साथ कई ढेर सारे काम कर सकता है, फास्ट काम करेगा, पैरेलल प्रोसेसिंग है। इसको तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो 5th जनरेशन कंप्यूटर है, ये केवल एआई बेस्ड कंप्यूटर है, आर्टिफिशियल बेस्ड कंप्यूटर है। इसमें जैसे एरिया कहाँ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, अगर हम किसी एक्सपर्ट का अगर डाटा, इसको हम खूब ढेर सारा डाटा दे दें, तो वहाँ पे क्या करेगा, एक हम लोग को पिछले मतलब डाटा का एक पैटर्न बनाएगा, उसके बेसिस पे क्या करेगा, हमको फ्यूचर थोड़ा सा प्रिडिक्ट करके देगा। जैसे जो वेदर फोरकास्टिंग वगैरह आजकल हो रही है, ये इससे हो रही है। आजकल ट्रेडिंग वगैरह में भी लोग यूज़ कर रहे हैं। फिर बिजनेस वगैरह हम लोग देख लें, डाटा एनालिटिक्स वगैरह जो है, वो उसमें एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो मतलब एक्सपर्ट सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं इसको, एक्सपर्ट सिस्टम। फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे क्या होगा, हमारी भाषा को क्या करेगा, कंप्यूटर समझेगा। अगर हम बोलते हैं हे सिरी, हे गूगल, तो वो क्या करेगा, वो उसको अंडरस्टैंड करेगा। स्पीच रिकॉग्निशन में यूज़ होने लगा, रोबोटिक्स में यूज़ हो रहा है आजकल। रोबोट वगैरह डेवलप किए जा रहे हैं एआई बेस्ड, जो क्या करे, इसलिए
अपने काम से उसको अंडरस्टैंड करे। तो आई थिंक वीडियो शायद 1 घंटे का लगभग होने वाला है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तक। कल या फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में, और थोड़ा-सा हम नोट्स और बेटर करके लाएँगे, थोड़ा कुछ पहले ही पीपीटी पे लिख देंगे कि लिखने का टाइम बचे। तो वीडियो का लेंथ भी कम हो जाएगा और अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो चैनल है वहाँ पे आपको, या फिर व्हाट्सएप का जो चैनल है वहाँ पे पीडीएफ डाल दिया जाएगा। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।